हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे सोल टू इलेक्ट्रिक डिवाइस विद्युत परिपथों को हल करना। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। पूरा नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कैसे जो ये वायर दिए होते हैं कैसे इनमें वो धारा निकालनी है, करंट कैसे निकालना है, तो हमें कैसे लेनी है, किस दिशा में चलने पर हमें पॉजिटिव चिन्ह लेना है और किस दिशा में चलने पर नेगेटिव लेना है, इसका बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो उसी पर आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने ये हमारे पास ये एक डायग्राम है। अब इसमें मान लीजिए हमें I1 और I2 फाइंड करना है। I1 I2 फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। मतलब I1 I2 हमें दिया हुआ नहीं होता, ये तो मैंने रखा है कि यहाँ से मान लेते हैं जैसे डी जंक्शन है तो डी से मान लेते हैं कि I1 इधर जा रही है और I2 इधर जा रही है। तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए I1 इधर जा रही है तो I1 यहाँ तक जाएगी, ठीक है, और I2 जा रही है तो I2 यहाँ से होकर B पर आएगी। तो यहाँ पर I1 I2 मिलकर दोनों यहाँ पर I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 हमने यहाँ पर मान लिया। तो इस वायर में कितनी होगी I1 और I2, क्योंकि दोनों यहाँ पर आ रही है तो इधर हो जाएगी I1 प्लस I2, ठीक है। यहाँ से चली यहाँ पर वापस क्या आ गई, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 हमें प्राप्त होगी, यहाँ पर मिल गई। तो वापस यहाँ पर I1 प्लस I2 आ गई जो यहाँ पर I1 और I2 के रूप में निकल गई थी, ठीक है। ये समझ में आया। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें I1 I2 फाइंड करना है क्योंकि वही हमारे पास वेरिएबल है। ये वेरिएबल नहीं दिए होंगे, ये तो मैंने माना है क्योंकि एक तरह से समझाने के लिए सवाल में ई का मान भी दिया होगा आपको, R1 का भी दिया होगा, R का भी दिया होगा, इसका भी दिया होगा। वो अलग बात है, अगर वो इसका भी मान पूछ लें तो फिर वो आपके पास करंट का मान देगा कि इसमें कितना, क्या 5 एम्पेयर करंट बह रहा है, क्या है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो समझे हमें क्या सोल्व करना है, I1 और I2 निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लेंगे, हमें लूप लेना है। लूप किसका नियम है जिसे हम लूप लेते हैं, वो होता है किरचॉफ का नियम, ठीक है। किरचॉफ के 2 नियम है, ठीक है ना, आपको पता है। तो ठीक है, हम किरचॉफ का सेकंड नियम लगाते हैं जिसे बोलते हैं हम लूप का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लूप। सबसे पहले लेंगे लूप, यहाँ से लेंगे हम ए, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं, कोई से भी ले सकते हो आप, डी से भी ले सकते हो, मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ए और फिर क्या लेंगे हम यहाँ पर बी, ठीक है। लूप ए बी और उसके बाद बी पे हम इधर ले लेते हैं डी, ये वाला लूप ले लेते हैं। कोई से भी ले सकते हो आप, यहाँ पर भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ईजी बनाने के लिए हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी डी और वापस ए पर चलेंगे, ठीक है ना। ए बी डी ए, लूप ए बी डी ए सेम। अब सबसे पहले देखिए हम ऐसे चलना है। अब ऐसे चल रहे हैं तो हम यहाँ पर गौर से ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा कि चिन्ह कैसे लेते हैं। सबसे प्रॉब्लम चिन्ह को लेने की है, तो चिन्ह आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो ये यहाँ पर ये बड़ा टर्मिनल होता है ना, बड़ा वाला, सेल में हमेशा एक छोटा और एक बड़ा दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो जो ये बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो हमेशा याद रखना प्लस वाला होता है, प्लस बड़ा होता है, ठीक है। और ये जो ये छोटा वाला होता है माइनस का होता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे सेल में क्या करते हैं। तो क्योंकि सेल हमेशा याद रखना, सेल के साथ ये आंतरिक प्रतिरोध होता ही है। अगर नहीं होगा तो आपको मेंशन कर देगा कि सेल के अंदर कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, तो इसे हम आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये E1 के साथ R1 होगा, ये है ही सही। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सेल को लग रखेंगे क्योंकि सेल का कोई किसी से रिलेशन नहीं है। R1 I1 से गुना हो गया, क्योंकि हम हमेशा याद रखना कोई कुछ भी निकाले, करंट फाइंड करें, R1 फाइंड करें, लेकिन फॉर्मूला मतलब किसी की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना विभव विभवांतर का ही है। तो ये भी एक विभव है और विभव, और आगे भी हमें विभव भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, R1 इंटू I1 क्या होता है, विभव होता है V बराबर IR ओम के नियम से। तो वो भी विभवांतर ही हो गया, इसलिए हम विभवांतर ही फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखा जाए तो विभवांतर के लिए ही फॉर्मूला लगता है, पर हम फाइंड कोई सा भी वेरिएबल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए प्लस है। अब प्लस से हम क्या कर रहे हैं, यदि ए से बी की तरफ चल रहे हैं तो प्लस से माइनस पर जा रहे हैं। किस पर, प्लस से माइनस पर। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस से माइनस पर जा रहे हैं तो हम लेंगे E1 को क्या, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि प्लस से माइनस पे जा रहे हैं अर्थात घट रहे हैं, हम घटते क्रम में जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस E1, आया समझ में, ठीक है। और ये सी, अब देखिए आगे, अब क्या है, R1 इंटू आई लिखना है, डायरेक्ट आर मत लिख देना और कभी ई से आर को गुणा मत कर देना,
क्योंकि आपको मैं बता दूं फिर भी ओम का नियम से ही चलना पड़ेगा हमें, V बराबर आई आर होता है। तो हम यहाँ पर V ही फाइंड कर रहे हैं, V के लिए ही किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं, ये आई आर लिख रहे हैं क्योंकि I और R को गुणा करने पर हमें V ही प्राप्त होने वाला है, और E भी एक V ही है। ठीक है, सेल है तो सेल क्या होता है, विभवांतर विभव के लिए। तो ठीक है, तो I1 प्लस I2, यहाँ पर क्या है, दो धारा है तो दोनों को ही लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर भी चिन्ह की, अब यहाँ पर चिन्ह का अलग ही फंडा है। सबसे इजी है कि धारा जिस दिशा में जा रही है ना, अगर हम उस दिशा में चल रहे हैं तो हमेशा नेगेटिव लेना है, क्या, नेगेटिव। और यदि धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है। तो धारा इधर आ रही है, इधर आ रही है बी से ए की तरफ, ठीक है, और हम कहाँ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि हमेशा याद रखना, धारा की विपरीत दिशा में ही इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। ये चीज़ आपको फिजिक्स में शायद 16 चैप्टर में भी है, 16 सेमीकंडक्टर में भी सिखाई जाएगी, और ये केमिस्ट्री में भी है करंट के बारे में। जब आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब सेलों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझाया जाएगा। ठीक है, तो अभी छोड़िए, याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि धारा की विपरीत दिशा में चलने पर हम पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। उसके बाद क्या लिखेंगे, V बराबर आई आर होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम I, धारा क्या है अपनी, I1 प्लस I2 इंटू R1। I3 भी लिख सकते थे आप, लेकिन हमें अभी दो वेरिएबल है, दो निकालने, तो पहले इनको लिखना बेटर है। उसके बाद देखिए, और लूप पे ध्यान दीजिए, ABDA, ठीक है ना। तो B से इधर D की तरफ लूप में चल रहे हैं, कौन से, D की तरफ। तो क्या करेंगे हम, अब इसमें क्या है, इसमें भी धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, अब ध्यान से देखिए, कोई सेल नहीं है, कोई विभव नहीं है, तो हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखेंगे इसमें अपने पास क्या है, धारा है और प्रतिरोध है। तो धारा प्रतिरोध को किसके रूप में लिखते हैं हम, V के रूप में, विभव के रूप में, ठीक है। तो V बराबर आई आर है, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्लस I1 R2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वापस हम D पर, यहाँ पर D पर तो पहुँच गए हम, ठीक है ना, यहाँ से। अब ये याद रखना, हम क्या कह रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए हमने यह पॉजिटिव लिया, D पर पहुँच गए। अब फिर भी हम धारा की विपरीत दिशा में ही चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर R1, अब आप सोचेंगे यहाँ पर R1 के साथ तो धारा ही नहीं, कन्फ्यूजन होगा ना। ध्यान से देखिए, ये धारा है, I3 है इसमें, तो क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पर होगा I1 प्लस I2 इंटू R1, ठीक है, आगे समझ में। तो ये फॉर्मूला लगे यहाँ पर, इसको हम थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं। सोल्व नहीं कर सकते वैसे देखा जाए, इसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है हमें, क्योंकि हमारे पास ये सारे वेरिएबल हैं, और जब हमसे पूछा जाएगा तो एक ही वेरिएबल होगा इसमें, या ज़्यादा से ज़्यादा दो। धारा पूछेगा तो I1 I2 फाइंड करना है, प्रतिरोध पूछेगा तो R1 R2, जो भी वेरिएबल होगा फाइंड, लेकिन हमने यहाँ पर सभी को वेरिएबल माना है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आगे एक और वीडियो इजी तरीके से बना दी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लूप, अगला लेते हैं हम लूप। हम क्या करना है, चलो ऐसे करते हैं, इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर सोल्व करने के लिए कि R1 बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 1 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना, माना, ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आए। R2 बराबर मान लेते हैं हमें दिया हुआ है, वो भी 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद मान लेते हैं कि E1 बराबर हमें दिया हुआ है 1 वोल्ट दिया हुआ है, E2 बराबर भी मान लेते हैं हम 1 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और मान लेते हैं कि E2 मान लिया, 1 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद मान लेते हैं R1 बराबर 1 और R2 बराबर मान लेते हैं हम 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है, आया समझ में। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन में यहाँ पर मान रख देते हैं। E1 का कितना है, 1, तो -1 प्लस I1 I2 फाइंड करना है, सॉरी। इसके बाद R1 का मान कितना है, 1, ठीक है, प्लस I1 है नहीं अपने पास, इंटू R2 का मान कितना है, देखिए 2, ठीक है, प्लस I1 I2 है नहीं, इंटू R1 का मान कितना है, 1, ठीक है ना। अब सोल्व हो जाएगा इजी तरीके से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए,
I1 प्लस I2, इधर भी क्या है I1 प्लस I2, ये भी एक से गुणा ये भी एक से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 प्लस ये इधर एक और है 2I2, उसके बाद -1 कहाँ से आया यहाँ से, ठीक है, इक्वल टू 0। ये 0 लगाना मत भूलना। अब आप सोच रहे होंगे 0 किस लिए, 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि जब हम जंक्शन को सोल्व करते हैं तो उसका दोनों को जब एक तरफ लेते हैं तो वो बराबर 0 ही सिद्ध होता है। वो आपको फिर आगे कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2I1 प्लस 4I2 -1 इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन 1 हो गई। ये मान ध्यान रखना है, सेकंड जो लूप लेंगे उसमें भी ये लगेगा, ठीक है। अब लेते हैं हम लूप इधर देखिए, लूप लेना, लूप कौन सा लेंगे हम लूप, अब आगे देखिए लूप लेते हैं हम। अपने पहले कौन सा लूप लिया था ABDA, अब ले लेते हैं हम DCBD। कौन सा लूप DCBD, ठीक है। तो लूप DCBD से तो क्या करेंगे हम, लूप DCBD लेने के बाद देखिए ध्यान से, डी से चल रहे हैं सी की तरफ, तो क्या करेंगे I2 पे ध्यान मत दीजिए, अभी सेल का काम है। I2 को हमें R के साथ लेना है, ठीक है। I2 वो तो इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ से धारा रिप्रेजेंट करना जरूरी था, क्योंकि यहीं से तो निकल रही है I1 I2, ठीक है। तो यहाँ से चला नेगेटिव से छोटे वाले से बड़े वाले टर्मिनल, जैसे समझ लीजिए छोटे डंडे से बड़े डंडा, ठीक है ना। छोटे वाले से बड़े टर्मिनल पे पहुँचे तो क्या होगा पॉजिटिव, तो E2 कितना हो गया, E2 क्या आएगा, E2 आएगा प्लस लिखना इसमें अनिवार्य नहीं होता, फिर भी लिख दीजिए +E2। उसके बाद धारा की दिशा में चल रहे हैं, क्या धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे -I2 इंटू R2, -I2 इंटू R2, ठीक है। आया समझ में, धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से पहुँचेंगे सी पे, पहुँच गए सी से चले हम बी की तरफ, यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है, काम तमाम। चलो ठीक है, बी से चलते हैं डी पर, क्या लिखेंगे, अब भी फिर धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं हम, यहाँ पर धारा की दिशा में थे, यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा, तो क्या लेंगे यहाँ पर प्लस लेंगे, प्लस क्या लेंगे यहाँ पर प्लस I1 R2, कहाँ पे पहुँच गए डी पे, हो गया, कहाँ पे पहुँच गए डी पर, हो गया सोल्व, ठीक है। अब मान रख देते हैं यहाँ पर इक्वल टू 0 रखना अनिवार्य है, ठीक है ना। क्या करेंगे E2 का मान कितना है अपने पास, देखिए E2 का मान है अपने पास 1 रख दिया, माइनस I2 का मान कितना है, I2 है ही नहीं, वेरिएबल है, निकालना है। R2 का मान कितना है, स्मॉल R2 2, ठीक है, प्लस I1 का मान कितना है, I1 का मान है अपने पास, अरे यार I1 तो वेरिएबल है ना, तो इंटू R2 कितना है फिर भी अपने पास 2 है, कन्फ्यूजन मत होना, R2 अलग है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ से लिखेंगे हम 2I1 माइनस 2I2, ठीक है ना, +1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे, तो इनको सोल्व करने पर क्या आता है, यहीं से सोल्व कर लेते हैं, क्या अलग अलग लेंगे, ठीक है, लिख देते हैं आपके लिए। यानी क्या करेंगे आप इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है ना, से तो क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 को यहाँ पर छाप देंगे पहले से, कैसे -2I2, सॉरी पहले 1 हुआ है, तो 4I2 -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 लिखेंगे फिर 2I1 सॉरी प्लस नहीं -2I2 +1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करेंगे हम चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये तो आता ही होगा, 10th में सीखा होगा, तो इससे ये ख़त्म, माइनस प्लस कट गया, यहाँ पर क्या हो गया 6I2 जुड़ गए दोनों, यहाँ पर कितना हो गया -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि I2 का मान आ जाता है यहाँ पर, 2 को इधर ले जाएंगे 0 के, तो प्लस का हो जाएगा, डिवाइड कितना करना है 6 से, ठीक है, 6 से डिवाइड कर दिया, काटने पर I2 का मान अपने पास आ गया 1/3, आ गया I2 1/3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया।
आ जाएगा समझ में अब क्या है, अभी क्या है बाबा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोबारा इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार पेज नहीं पलटने पड़े। ठीक है ना, तो इक्वेशन 1 क्या थी अपने पास, इक्वेशन 1 थी 2i1 माइनस 4i2 माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 थी अपने पास 2i1 प्लस 2i2 प्लस 1 इक्वल टू 0। शायद कुछ गलती होगी, देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस था। ठीक है, माइनस। तो यहाँ इनको सोल्व करने से अपने पास क्या आया था, i1 इक्वल टू आया था अपने पास, तो आया था i2 का मान आया था अपने पास कितना 1/3। तो i1 का मान निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 में i2 का मान रखने पर, ठीक है, तो 2i1 प्लस 4 इंटू 1/3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये 4/3 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2i1 माइनस नहीं प्लस 1/3। सोल्व कर लेना, आ जाएगा। ठीक है ना, तो i1 बराबर आएगा, इधर इधर इसको किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/3, 2 नीचे जाएगा इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा -1/6। अब ये एक और लफड़ा है कि धारा माइनस में क्यों आई भाई, ये अपनी गलती है जिसको हम पहले कभी भी चूज नहीं कर सकते कि आगे 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 हम धारा नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में। ये अपनी गलती कैसी है कि जब हम लूप लेते हैं ना तो हमें ध्यान नहीं होता है कि हम कौन सा लूप ले रहे हैं, तो हम कौन सी धारा को उल्टा ले रहे हैं, सुल्टा ले रहे हैं, कौन सी धारा किस दिशा में बह रही है, ये अपनी तरफ से माना था। तो i1 कहाँ पर है, सबसे पहले देखिए, आपको ये भी समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। i1 निकल रही है यहाँ से -1/6 आई i1, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर पॉजिटिव ले सकते हैं 1/6 धारा को समझने के लिए, क्योंकि इससे कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, चलो i1 निकल गई। अब सबसे पहले क्या करेंगे, धाराओं को यहाँ पर लिख देंगे, i1 इक्वल टू -1/6, ठीक है ना, i2 इक्वल टू होती है 1/3 और i3 थी अपने पास i1 प्लस i2 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास बचेगा टोटल वापस 1/3 ही बचेगा। देख लेना एक बार ट्राई करके, क्योंकि इसका 2 दुगना है ना, ये लिख लेना i1 प्लस i2 को छोड़ के। एक बार बता देते हैं, 1/6 माइनस 1/3 घटेगा ना इसमें से, तो कितना हो जाएगा, 6 आएगा कॉमन, 6 नीचे 2 -1, अरे सॉरी 1/6 आएगा, मुझसे ही गलती हो गई। ठीक है, 1/6 आएगा, i3 कितना आएगा 1/6, ये भी सोल्व हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, हमें क्या निकालना है, विभवांतर। क्या, विभवांतर। तो अभी मान लीजिए विभवांतर को अगले पार्ट में समझाते हैं, इसमें आपको इतना समझ में आया। ठीक है, तो अगले पार्ट में ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं विभवांतर में। जैसे मान लीजिए आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ इसी वीडियो में, कि किसी ने पूछा कि बी और डी के बीच विभवांतर बताइए, तो मैंने आपके लिए बताया था विभवांतर V बराबर IR, ओम के नियम से। तो विभवांतर निकला है तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है V बराबर IR, जिसमें सेल नहीं है, सेल का अलग फॉर्मूला होता है, वो बाद में बताऊँगा। पहले देखिए, ये है अपने पास बी और डी में निकालना, तो V बराबर IR होता है, क्योंकि इसमें कोई सेल नहीं दिया हुआ है, तो I और R ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, I और R को गुणा करके। ठीक है ना, I का मान आ गया अपने पास, R का दे दिया था तो निकाल लेना। ठीक है, ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में बताएंगे बाकी विभवांतर वगैरह सोल्व करना। ठीक है, बाय बाय।